हेलो एवरीवन। सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम जो यूपीएससी यूएससी में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 25 ईयर में, यानी कि 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका सब हम यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में उनको पढ़ रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं या समझ रहे हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपना सोइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट लिया था। सोइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हमने स्टार्ट किया था। उसमें दो चैप्टर जो है वो उनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन सोइल हो गया और अपने प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल हो गया। इनके हमने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको बहुत डिटेल में देखा है। एक एक क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। आई होप आपको आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे। नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है अपना थर्ड चैप्टर सोइल मैकेनिक्स का, वो है अपना इफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड परमेबिलिटी। इफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड परमेबिलिटी के बारे में हम देखते हैं कि इसमें अपना जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको समझना है। समझते हुए सारी चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने मेडिजी के क्लास नोट से आपको सारी सोइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाया है। सारी सोइल मैकेनिक्स अपने कंप्लीट हो चुकी है। वो क्लासेस भी आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके वो पीडीएफ नोट्स भी आप मेडिजी के क्लास नोट्स की पीडीएफ नोट्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब के साथ में अभी अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जो अपना इफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड परमेबिलिटी के पीवाईक्यूज इन ईएससी 2000। ईएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, which one of the following diagram represent the effective pressure distribution of for a saturated soil mass of depth z submerged अंडर वाटर ऑफ हाइट Z1 अबव इट्स टॉप लेवल। गामा सबमर्ज दे रखा है, ठीक है, गामा सैचुरेटेड दे रखा है। इसमें कौन सा डायग्राम है जो अपन को ये बताता है? ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता है भाई, सैचुरेटेड है और सबमर्ज्ड है। ठीक है। तो सबमर्ज्ड के लिए तो अपना क्या होगा, सबमर्ज्ड के लिए तो भाई अपना जो पानी रहेगा, पानी का एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक है। ऊपर में भाई पानी है, अंडर वाटर ऑफ हाइट Z1। भाई ये पानी की वजह से तो कोई स्ट्रेस आएगा नहीं। किसका इफेक्टिव का पूछा है ना। हाँ, तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो आता नहीं है। इफेक्टिव होता क्या है, अपना इफेक्टिव स्ट्रेस होता है गामा इफेक्टिव। गामा इफेक्टिव अपना क्या होता है भाई, गामा सेचुरेटेड या गामा सबमर्ज जो भी है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर, ये होता है अपना गामा इफेक्टिव। तो यहाँ पर देखेंगे तो Z1 डेप्थ तक तो कोई नहीं है। Z1 डेप्थ तक ऊपर पानी पानी है, तो पानी पानी का जो गामा आएगा उसको पानी कैंसिल कर देगा, तो Z1 डेप्थ तक कुछ नहीं होगा। बाद में जो अपना आएगा वो लिनियरली वेरी करेगा Z डेप्थ तक, और वो अपना कितना होगा, गामा सबमर्ज्ड इनटू Z हो जाएगा। तो ये अपना आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि in a two layer soil system the top soil and bottom soil are of the same thickness, यानी H1 is equal to क्या दे रखा है हमें, H2 दे रखा है। ठीक है। but the coefficient of permeability of soil top soil is twice that the bottom soil। bottom soil का मान लिया भाई, bottom soil का दे भी रखा है coefficient of permeability कितना है, K है। तो bottom soil का अपना K, तो top soil का अपना कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। ठीक है। when horizontal flow occurs the horizontal flow occur होता है। horizontal flow occur होने का मतलब क्या हो गया भाई, ये ऐसे लेयर है, यहाँ पर horizontal अपना फ्लो आ रहा है। ठीक है। when horizontal flow occur the equivalent coefficient क्या होता है अपना, k equivalent horizontal flow condition में क्या होता है भाई, horizontal flow condition में होता है अपना h1 k1 plus h2 k2 डिवाइड बाई h1 plus h2। तो h1 और h2 तो बराबर दे रखा है, क्यों, क्योंकि देखो सेम थिकनेस की है, तो H1 इज इक्वल टू H2 है। ठीक है। तो K प्लस H1 K1 यानी H1 K1 क्या हो गया, K प्लस 2K। ठीक है। डिवाइड बाई H1 प्लस H2 को वो क्या हो जाएगा भाई, 2H। ठीक है। यहाँ पर मैं कॉमन ले लूंगा H, तो 3K डिवाइड बाई 3KH डिवाइड बाई 2H, H से H कैंसिल होगा, तो 3K डिवाइड बाई 2 यानी कि 1.5K अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन, एक डायरेक्शन दे रखा है, वो ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें दो क्वेश्चन हैं, उनको हमें समझना है, देखना है। तो देखो भाई क्या है,
डायरेक्शन दे रखा है कि फॉलोइंग आइटम, ये दो असर्शन रीजनिंग कर रहा है, ये ठीक है, सिंपली बता रखा है भाई कि ये ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ये सब अपन को इजिली बता रखा है। तो अभी हमें देखना है कि इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो ए रिवर बेड इज अनअफेक्टेड बाय द वाटर डेप्थ इन रिवर। बिल्कुल सही बात है भाई, इफेक्टिव वाला वाटर वाला जो रिवर का वाटर है वो तो अपना इफेक्टिव स्ट्रेसेस में कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना पानी लगाएगा भाई, इफेक्टिव होता क्या है, टोटल माइनस वाटर की वजह से जो स्ट्रेस आया, जो पानी की वजह से ही आ रहा है, माइनस पानी की वजह से माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो उसकी वजह से अपना क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस एंड पोर स्ट्रेस विल नॉट चेंज द इफेक्टिव स्ट्रेस। वही तो हो रहा है इसमें भाई, पोर स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, और उतना ही अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उतना ही अपना क्या हो रहा है, पोर प्रेशर जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही अपना टोटल अपना स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। तो अपना ओवरऑल कोई इफेक्ट करेगा नहीं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका सही रीजन हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या आंसर आएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ए आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें देखो परमानेंट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल्स रिजल्ट इन सेटलमेंट। सही बात है, अगर परमानेंट लोअरिंग होगी ग्राउंड वाटर टेबल की तो रिजल्ट सेटलमेंट होगा ही उसमें। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, भाई पानी की वजह से पानी हट जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अपना सेटलमेंट ऑफ सॉइल हो जाएगा। इस वजह से ये भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें भी क्या आएगा, अपना ए आएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन, ये 2001 में पूछा है। द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन व्हेन अ सैंपल ऑफ मीडियम सैंड वाज टेस्टेड इन अ कांस्टेंट हेड। अच्छा, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। हमने परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि कांस्टेंट हेड होता है, एक वेरिएबल हेड होता है या फॉलिंग हेड होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। सैंड के लिए हम कांस्टेंट करते हैं, क्ले वगैरह के लिए फॉलिंग हेड करते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत डिटेल में हमने नोट्स में पढ़ा रखा है। नोट्स के आप पीडीएफ नोट्स भी मिल ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो सारे वीडियोस लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा सॉइल मैकेनिक्स डिटेल में पढ़ा रखा है। तो इसमें देख क्या क्या रखा है भाई, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, एरिया मतलब ए दे रखा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब आई दे रखा है, डिस्चार्ज कलेक्टेड यानी क्यू दे रखा है। तो अभी निकालना हमें परमेबिलिटी। तो हमें एक फॉर्मूला याद किया था, क्या किया था, क्यू किया, क्यू इज इक्वल टू के आई ए, ये किया था। अभी मेरे को दे रखा है, क्यू दे रखा है, आई दे रखा है, ए दे रखा है, के पूछा है, तो के क्या आ जाएगा अपना, क्यू डिवाइड बाई आई आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू, क्यू क्या आ गया, ये 10 सीसी पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है, इसको जरूरत ही नहीं है कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो या मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो डायमेंशन लेस होता है, तो उसको हम क्यू क्यू डिवाइड बाई आई से डिवाइड करेंगे, यानी इसको डिवाइड बाई इन दोनों से करेंगे, तो अपना जो वैल्यू आएगी वो अपना हो जाएगा के की वैल्यू। और के की वैल्यू अपने कितनी आएगी, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ये आएगी। अगर सोल्व करोगे तो बस सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करके, ये इसको सीसी को कन्वर्ट करके आप सोल्व करोगे तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपना क्या है, द टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेस एट a depth of 5 meter below the surface of a fully saturated soil deposit with a saturated density of 2 would respectively be। भाई टोटल कितनी है, न्यूट्रल कितनी होगी और इफेक्टिव कितनी होगी, ये तीनों अपन को अलग अलग तरीके से पूछा है। तो हमें क्या पता टोटल स्ट्रेस क्या होता है भाई, गामा इंटू एच। गामा कितना दे रखा है, 2। गामा, यही तो डेंसिटी तो दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है, 2 इंटू एच यानी 5, तो 10 आएगी अपनी टोटल। ठीक है, फिर अपन क्या, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होती है, न्यूट्रल स्ट्रेस को पोर वाटर स्ट्रेस बोलते हैं, यानी पानी की वजह से। ठीक है, तो पानी का अपनी गामा हमें पता है कितना होता है भाई, ये अपना सोइल का दे रखा है 2, ये पानी का होता है अपना 1। तो बेसिकली ये 20 दे रखा है, वो पानी का जो अपन जी लेते हैं ना, ये अपने अलग टर्म्स में ले रहे हैं, 1 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 5 यानी 5 आ जाएगी। ठीक है, 10 और 5 आ गई। अगर मेरे को इफेक्टिव पूछे तो क्या होगा भाई, टोटल में से ये न्यूट्रल माइनस करूंगा तो इफेक्टिव आ जाएगी, तो टोटल में से न्यूट्रल माइनस करूंगा तो इफेक्टिव आएगी, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 5, यानी 10 5 5 5, ये आ गया अपना करेक्ट आंसर। फिर देखो 2003 में भी पूछा गया, स्ट्रेटिफाइड सोइल दे रखा है, डिपॉजिट हैज 3 लेयर, Z1 दे रखा है 4, Z2 1, Z3 2 दे रखा है। ठीक है, और उनकी परमेबिलिटी भी दे रखी है, K1 K2 K3 दे रखा है। ठीक है, अभी रेस्पेक्टिव एवरेज permeability perpendicular to the bedding plane। perpendicular to the bedding plane का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल फ्लो हो गया। perpendicular to bedding plane होता है ना, जैसे ये अपना ये बेड
अलग अलग सॉइल डिपॉजिट हो रहे हैं। अगर मैं फ्लो इस साइड में होगा तो ये परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना वर्टिकल फ्लो हो गया। अब वर्टिकल फ्लो का हमें पता है क्या होता है भाई, के इफेक्टिव। वर्टिकल फ्लो का क्या होता है अपना के इफेक्टिव, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये फॉर्मूला हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई क्या होता है अपना, डिवाइड बाई होता है Z1 बाई K1, ठीक है, प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3। ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे भाई, Z1 Z2 Z3 देखा है तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 4, यानी इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 बाई 2 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 4, तो इसको सोल्व करें 3.5 आएगा भाई, 2 प्लस 1 3.5, 3.5 7 डिवाइड बाई 3.5 कितना हो गया 2। तो ये अपना करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी बी अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो अलग अलग अपन को दे रखी है सोइल और उसके कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों का अपन को देखना है कि किस टाइप की सोइल में किस टाइप कितने अपनी परमेबिलिटी होगी। तो भाई सिंपल है, ग्रेवल में सबसे ज्यादा परमेबिलिटी होगी, सबसे ज्यादा की वैल्यू इसमें क्या है 1, तो ग्रेवल में सबसे ज्यादा 1 यानी 4 में, डी में 1 आ गया, सॉरी ए में 1 आ गया, हाँ ए में 1 आ गया। फिर क्या क्ले और सिल्ट, इसमें क्या होता है क्ले सिल्ट में, क्ले सिल्ट में अपना होमोजेनियस क्ले से तो ज्यादा होगी, होमोजेनियस क्ले में क्या होगी सबसे कम होगी, सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो इसमें अपनी कम हुई, ये होमोजेनियस क्ले आ गई, यानी डी में 4 हो गया। सी में क्या आएगा, ये क्ले सिल्ट एडमिक्सचर, इसमें अपनी कितनी होगी, इसमें होगी अपनी भाई 10⁻⁻2 से 10⁻⁻4, लूज में होगी अपनी माइनस 10⁻⁻6, तो ये अपना हो गया डी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कैसे होगी प्रीमियलिटी, हमें पता है भाई अपना किसमें ग्रेवल वगैरह में ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें साइज ऑफ वॉइड भी ज्यादा होता है, तो अपना इजीली कोई भी प्रीमियलिटी होता है क्या है, टेंडेंसी टू पासिंग ऑफ फ्लूइड या पानी को पास करने की जो टेंडेंसी होती है वो इंटरकनेक्टेड वर्ड्स में, वही तो परमेबिलिटी होती है, तो वो अपने ग्रेवल में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। हालांकि ये आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट अपना कंसिडर, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करके इसमें देखना है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखो भाई, कोर्स सैंड इज मोर देन ए मिलियन टाइम्स प्रीमियल देन ए हाई प्लास्टिक क्ले, बिल्कुल सही बात है भाई, प्लास्टिक क्ले से तो बहुत ज्यादा होती है अपनी कोर्स एंड परमेबल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अपने अभी भी जो मैंने रीजन बताया वही रीजन है, इंटरकनेक्टेड वर्ड्स की साइज ज्यादा है तो पानी इजीली पास कर जाएगा। द permeability डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल एंड नॉट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू सॉइल, गलत है भाई, म्यू आता है ना उसमें नीचे, आपने वो देखा ना फॉर्मूला, ई क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस ई प्लस के इज इक्वल टू आता है डिवाइड बाई सी डी अपॉन में म्यू, ऐसे करके आता है ना, तो वो अपना क्या हो गया कि भाई वो लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इफ ए सैंपल ऑफ सैंड एंड सैंपल ऑफ क्ले हैव द सेम वेट रेशियो, बोथ सैंपल विल एग्जिबिट द सेम प्रोबेबिलिटी, नहीं क्ले में भाई वेट की साइज कम होगी, उसमें क्या होगा, ग्रेवल में वेट की साइज ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो वहाँ परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो सेम परमेबिलिटी तो नहीं होगी। Permeability of soil decreases as the effective stress acting on the soil increases, बिल्कुल सही बात है। Permeability of soil क्या करती है, अपने डिक्रीज करती है, क्यों, जब अपना इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कब बढ़ेगा, जब उसमें से पानी का स्ट्रेस कम होगा, पानी का स्ट्रेस कम होगा यानी कि पानी उसमें कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो उसमें जितनी परमेबिलिटी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सही करेक्ट, यानी 1 और 4 करेक्ट है, यानी ये अपना सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अपना हमने देखा, समझ में भी आया होगा आप, आई होप आपको। इन फॉलिंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2004 में पूछा है, इन फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट ऑन ए सोइल द टाइम टेकन फॉर द हेड टू फॉल फ्रॉम H0 टू H1 इज t, ठीक है। द टेस्ट इज रिपीटेड विद सेम इनिशियल हेड H0, द फाइनल हेड H dash is noted in time t by 2, which one of the following equation gives the relation between S dash H0 and H1। आपको पता हो तो बहुत इंपॉर्टेंट करके मैंने एक लिखाया था ये चीज, ठीक है, कि हम कैसे अपना ये रिजल्ट है वो करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके लिए हमने डायरेक्ट एक लिखाया था कि एच डेस अपना क्या होना चाहिए, रूट H0 H1 होना चाहिए। वो कैसे आया था वो भी हमने देखा था कि भाई अपना क्या होता है, लॉग में क्या आता है अपना,
फॉलिंग हेड प्रीम्युलेटी टेस्ट में क्या आता है अपना अपना आता है फॉलिंग हेड प्रीम्युलेटी टेस्ट में के इज इक्वल टू क्या आता था भाई 2.3 AL डिवाइड बाई 80, ठीक है, log H1 डिवाइड बाई H2, ठीक है, ये आता था। अभी बाकी चीजें क्या है, सारी की सारी सेम है, ये सारे के सारे क्या सेम है, ठीक है। तो अभी H1 और H2 के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन करना है। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, H1 की जगह क्या आएगा, H नोट आएगा, H2 की जगह क्या आएगा, H1 आएगा, ठीक है। फिर ये H डैश आएगा, और T/2 टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर T/2 टाइम ले रहे हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन, तो भाई मैं यहाँ पर क्या करूँ, बाकी सारी कंडीशन सेम है, ठीक है, बाकी सारी कंडीशन अपनी क्या है, सेम है। तो उसको अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, log H नोट डिवाइड बाई H1 इज इक्वल टू 2 log H नोट डिवाइड बाई H डैश। भाई ये क्या आएगा, log H नोट डिवाइड बाई H1। हालांकि हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख रखा है नोट्स में, अगर आप जाके देखेंगे तो नोट्स में डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा है 2 log H डैश डिवाइड बाई H नोट, ठीक है। ये H डैश होगा, ये H1 होगा, ठीक है। तो ऐसा करके इसको सोल्व करेंगे ना, तो अपना लास्ट में आएगा H डैश इज इक्वल टू रूट H नॉट रूट इंटू H1, ठीक है। ये हमने पहले भी, आपको पता हो तो हमने ये नोट्स में डायरेक्ट लिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्या है, असेसर और रीजनिंग का है, ठीक है। इसमें ये डी आएगा, करेक्ट है ना। नेक्स्ट, द ड्रेन टेस्ट यूजिंग ट्रायक्सियल टेस्ट apparatus आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ ड्रेनेज of water through the soil sample and hence the permeability of soil sample। पर ड्रेन टेस्ट का क्या होता है, ड्रेनेज होता है तभी तो ड्रेन बोलेंगे उसको, बिल्कुल सही बात है। ड्रेनेज वाटर होता है, सोइल सैंपल हैज द permeability ऑफ सोइल सैंपल, ठीक है, उससे से हम permeability निकाल देंगे, सही बात है। द permeability of soil is an important property useful in estimation of loss of imported water through soil layer between earth and depth। ये ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये उसका कोई रीजन थोड़ी ना बता रहा है, वो तो अपना ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, और ये अपना क्या है, प्रीमियलिटी की डेफिनेशन या अर्थ डेप्थ में कैसे प्रीमियलिटी होती है वो बता रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट वो ये एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये अपना क्या होगा, बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्या है अपना, बहुत सिंपल है, ए सोइल डिपॉजिट 3 लेयर, फिर से वही चीज आ गई जो हमने लेयर का भी देखा था, कि भाई सेम थिकनेस ईच बट द प्रीमियलिटी ऑफ द लोअर लेयर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। K1 K2 K3 का अपन को वैल्यू दे रखी है रेशियो में 1:4। तो अगर मान लो मैं K1 को x मानूंगा तो K2 कितना हो जाएगा अपना 2x, K3 की क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रीमियलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू द वर्टिकल डायरेक्शन। इसकी थिकनेस अपन को सेम दे रखी है, तो भाई ये अपन क्या करेंगे, वो फॉर्मूले से पुट करेंगे वैल्यू, आंसर करेंगे, सारी थिकनेस में मान लो जेड, सबकी थिकनेस क्या मान लो जेड, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3z आ जाएगा, डिवाइड बाई जेड बाई K1, यानी Z1/x प्लस जेड अपना कॉमन आएगा, जेड को बाहर लेके इसको कट कर सकते हैं, डिवाइड बाई एक्स, 1/x प्लस 1 बाई कितना है 2x प्लस 1/4x, ठीक है। इसका मैं अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा नीचे, 4 प्लस 2 का कितना आएगा 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 7, डिवाइड बाई 4, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 12। तो ठीक है, 12 ये हुआ, 12 डिवाइड बाई 7 हुआ, ठीक है। तो अगर मेरे को ये तो क्या आया, एवरेज परमेबिलिटी आया, ठीक है। अभी मेरे को क्या पूछा है, इसमें पूछा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा। तो 12/7 तो अपना आया है एवरेज परमेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखेंगे तो वो अपना आएगा से भाई 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का हो गया 49, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना उसमें, आपको पता होगा। तो उस वजह से अपना क्या आएगा, डी अपना करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो एक्स और वाई की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये अलग चीज पूछ लिया, ओके ओके सॉरी। देखिए देखिए देखिए, इसमें फ्लो कंडीशन पूछा है, ठीक है।
ये फ्लो कंडीशन दे रखा है जब अपना हॉरिजॉन्टल में फ्लो हो रहा है और वर्टिकल में फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो अपना 12/7 आया वर्टिकल के केस में। हॉरिजॉन्टल के केस में कितना आएगा भाई? ये तो है 12/7 वर्टिकल के केस में। ठीक है, वर्टिकल के केस में आया अपना ई, वर्टिकल के केस में आया 12/7। हॉरिजॉन्टल के केस में क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल केस में क्या होगा भाई? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? k1h1 प्लस k2h2 प्लस k3h3 डिवाइड बाई h1 प्लस h2 प्लस h3। यही तो होता है। तो देखो भाई, k1h1 k2h3 ये कितना होगा? 1 2 4, टोटल कितना होगा? 7 kh डिवाइड में क्या आएगा? 3h, क्योंकि तीनों के सेम है तो h से h कैंसिल हो गया। तो ये अपना क्या है? 7/3। ठीक है, और ये क्या है? 12/7। तो अपन मैं इसको क्या करूंगा भाई? इससे डिवाइड करूंगा। ये हॉरिजॉन्टल पे है, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय वर्टिकल का पूछा है, तो 7/3 डिवाइड बाय 12/7 करूंगा। 7/3 डिवाइड बाय 12 करूंगा, 7 ऊपर जाएगा, 12 इंटू 3, 7 7 ऊपर हो जाएगा, 7 इंटू 7 क्या हो गया? 49, 12 इंटू 3 क्या हो गया? 36। तो ये अपना क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक मैटर कहाँ इंक्रीजेज करता है? ठीक है, वो तो अपना क्या कर देता है? परमेबिलिटी को कम कर देता है। इंटरप्ट एयर डिक्रीजेज द परमेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, जब एयर आएगी तो वो क्या होगा? इंटरकनेक्टेड वर्ड्स नहीं रहेंगे। इंटरकनेक्टेड वर्ड नहीं रहेंगे तो उसमें क्या होगा? फ्लो में दिक्कत आएगी, तो अपना वो क्या हो गया? परमेबिलिटी कम कर देगा। तो ये सही है अपना, यानी कि ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन बहुत इजीली देख सकते हैं। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, देखो भाई, फॉलोइंग स्टेटमेंट देखना है। देखो फिर से रिपीट हुआ है, जो 2007 में पूछा गया था वैसा वैसे देखो 2009 में भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। क्या है कि permeability ऑफ सॉइल डिक्रीजेज एज द इफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन सॉइल इंक्रीजेज। सही बात है, permeability डिक्रीज होती है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। ये देखो, ये रहा, इसमें भी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था 2004 में, वो 2009 में पूछा गया। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इंक्रीजेज द, सेम टू सेम ऊपर वाली चीज पूछा है, नहीं ये गलत है। और ये इंटरप्ट डिक्रीज करता है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, नहीं ये है। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल के गैप में ही फिर से रिपीट हो गया। तो इसीलिए पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस है कि बहुत बार क्या होता है? क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनफैक्ट ईएससी जैसे एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, तो बाकी के एग्जाम में तो हो नहीं। तो हमें क्या करना है? सारे पीवाईक्यूज आपको अच्छे से सोल्व करने हैं। नेक्स्ट अपना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलग अलग स्टेटमेंट देखा है। ठीक है, उसके बाद में हमें पूछा गया है क्या कि भाई कोफिशिएंट ऑफ प्रीमियलिटी किस किस पे डिपेंड करता है? तो हमें पहले पता होना चाहिए एक फॉर्मूला। क्या था? CD10 स्क्वायर। ऐसा था ना, एक CD10 स्क्वायर, ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ई क्यूब 1 प्लस ई, और क्या था? और था गामा अपॉन में म्यू। गामा ओवर म्यू था। ठीक है, तो अभी पूछा किस किस पे डिपेंड? वॉइड रेशियो पे कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो पे कर रहा है, नहीं, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो का कुछ जिक्र ही नहीं। इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ सॉइल ग्रेन, बिल्कुल कर रहा है D10 पे। शेप ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, गामा और सी पे मतलब शेप ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। यानी 1 3 4 अपना क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। तो इसमें क्या हो गया? अपना सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या? नेक्स्ट देखो क्या, सोइल एज डिस्चार्ज वेलोसिटी 5 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। वॉइड रेशियो इतना दे रखा है। सीपेज वेलोसिटी पूछा है, तो वॉइड रेशियो से पहले क्या निकाल लेंगे? हम पोरोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने ये चीज, कि पोरोसिटी कैसे निकालते हैं। भाई एन इजिकल टू क्या होता है? एन इजिकल टू होता है अपना E/1 + E। तो ई दे रखा 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस मतलब 1/3, 0.33 आ गया अपना एन। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखी होती है, अपन को सीपेज वेलोसिटी पूछा है, तो वीएस क्या होता है अपना? हमने पढ़ रखा है ये। वीएस अपना होता है जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है डिवाइड बाई पोरोसिटी एन। तो वो 5 × 10⁻⁻7 अपॉन में 0.33। तो उसको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा 5 × 3 हो गया 15, 15 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो ये अपना आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। बिल्कुल सही बात है। इंटरप्ट एयर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी, सही बात है। फिर से रिपीट हो गया 2012 में। 2009 2007 बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो,
Two observation well penetrating into a confined aquifer are located 1500 मीटर apart, ठीक है, in the direction of flow. Head दे रखा है 50 मीटर, 25 मीटर, indicate the these two observation well. कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दे रखा है यहाँ पर k इज इक्वल टू 30 मीटर पर डे. पोरोसिटी दे रखा है n की वैल्यू 0.25. टाइम ऑफ ट्रेवल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेल वगैरह में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इस चीज को. हमने एनवायरमेंट में भी पढ़ा था इस चीज को, आपको याद हो तो, ठीक है ना. तो क्या था भाई, हमें निकालना है सिंपली. निकालना क्या है हमें, निकालना देखो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो. हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना, कितना टाइम अपना लगेगा. तो हमें टाइम निकालने के लिए क्या होगा भाई, पानी देखो मान लो दो वेल है, एक वेल इधर है एक वेल इधर है, ठीक है. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 1500 मीटर डिस्टेंस है. अगर मान लो मेरे को दे रखा परमेबिलिटी. परमेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि भाई पानी ट्रेवल किस स्पीड से कर रहा है. तो पानी का ट्रेवल का स्पीड पता चल गया 30 मीटर, एक दिन में 30 मीटर कर रहा है ट्रेवल, ठीक है. पर ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दे रखा है. बट हमें दे रखा है पोरोसिटी, यानी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा जो अपन को क्या करे, सिर्फ वॉइड में वॉइड को लेके कंसीडर किया गया हो. वॉइड को लेके कंसीडर करते हैं, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, हम सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं. और सीपेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, सीपेज वेलोसिटी निकालते हैं v डिवाइड बाई n से निकालते हैं. तो जो ये v दे रखा है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दे रखा k, ठीक है. k अपना क्या होता है, v क्या होता है, k इंटू आई होता है, ये भी हमें पता है. भाई v क्या होता है, v होता है k इंटू आई. तो k हमें दे रखा है, आई भी हमें दे रखा है. कैसे नहीं दे रखा है, आई दे रखा है ना भाई. 50 माइनस 25 डिवाइड बाई 1500. भाई आई क्या होता है, दोनों का वाटर लेवल का चेंज डिवाइड बाई बीच की लेंथ. तो वाटर लेवल का चेंज देखेंगे तो 50 माइनस 25 यानी 25 हो गया, डिवाइड बाई टोटल लेंथ कितनी हो गई बीच में, 1500. तो ये अपना आ गया आई की वैल्यू, ठीक है. आई आ गया. के हमें दे रखा है, तो इससे पहले आएगा v. फिर ये अपना पोरोसिटी दे रखा है, डिवाइड बाई n करेंगे तो आएगा टोटल वेलोसिटी. फिर हम देख लेंगे कि भाई वेलोसिटी होता है क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. तो अपना डिस्टेंस हमें दे रखी है 1500, टाइम निकालना तो डिवाइड बाई ये वेलोसिटी हम डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा टाइम. ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं. और इसको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा 750 डेज, ठीक है ना. आई आई होप आपको ये समझ में आएगा. इनकेस अगर आपको ये कुछ समझ ना आए, डाउट लगे, तो आप बेझिझक हमें पूछिएगा. आप जस्ट इसे बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा क्वेश्चन का नंबर, मतलब जैसे यहाँ पर ये है 18 नंबर क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसे बोल देना 18 नंबर, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा. या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है. मैं आपको फंडा बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज होंगे वो बता देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है ना. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2014 में आया है. क्या है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर कौन सा करेक्ट है. नॉलेज अबाउट मॉइस्चर कंटेंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन परमिएबिलिटी. हाँ, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे. क्यों, क्यों परमिएबिलिटी अपना किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करता है. भाई परमिएबिलिटी अपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करता है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है. तो उस पर डिपेंड करेगा. Some typical marine clay may have moisture content as high as 400%. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. सैंड बाथ मेथड तो मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिनेशन नॉट सुटेबल सॉइल हविंग ऑर्गेनिक, बिल्कुल सही बात है. ये अपना सैंड वगैरह के लिए यूज होता है भाई, नाम में सैंड बात है, तो ऑर्गेनिक मैटर के लिए कहाँ यूज होगा, तो नॉट सुटेबल है, तो बिल्कुल सही है. यानी तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है. तो कौन से हो गए, 1 2 3 हो गए, ठीक है. नेक्स्ट देखो, द वॉइड रेशियो पर गिवन soil A is twice that of another soil B, while the effective size of particle A is 1/3 of the B. The ratio of the height of capillary rise water in soil A is to the B. बहुत ही देखो, क्वेश्चन को कुछ नहीं किया है, थोड़ा घुमा दिया है. भाई हमें क्या पता है, हाइट ऑफ कैपिलरी हम वॉइड रेशियो और ये इफेक्टिव साइज की टर्म्स में कैसे निकालते हैं, हमें पता है. एच अपना क्या होता था, एच अपना होता था सी अपॉन ई डी 10, यही तो होता था. एच हाइट ऑफ कैपिलरी क्या होता था, सी अपॉन ई डी 10 होता था, आपको याद हो तो. तो हमें देखो ई सी तो अपने यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, ठीक है. अपने को है ई और डी 10 के बीच दोनों का रेशियो अलग अलग से अलग अलग सोइल के केस में दे रखा है. तो एक बार दे रखा है कि भाई इनका रेशियो क्या है, वॉइड रेशियो का तो 1/2 है. और जो अपना
इफेक्टिव डायमीटर है वो क्या है, 3 टाइम्स है अपना दूसरा जो सोइल है उसका डायमीटर 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 1/2 इंटू 3 कर देंगे भाई। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो सी ई डी 10 है, वॉइड रेशियो क्या है, ट्वाइस है ना, ट्वाइस है, तो 1/2 कर देंगे। और ये क्या है, वन पार्टिकल 1/3 यानी ऊपर जाएगा 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 होगा यानी 1.5 आएगा, तो कितना आएगा 1.5 ये रहा। ठीक है ना, ऐसे हम निकालेंगे। नेक्स्ट 2015 में देखो क्या है, स्टेटम ऑफ सोइल consist of 3 layer of equal thickness, the permeability of both the top and the bottom layer is 10 to power -4। भाई दोनों की अपने permeability दे रखी है, ठीक है, और मिडिल लेयर की अपन को दे रखी है 10 to power -3। वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ permeability फाइंड आउट करना है जब ये इक्वल थिकनेस है। तो भाई हॉरिजॉन्टल permeability सिंपल है, सिंपल क्या होता है हॉरिजॉन्टल permeability, और K1H1 प्लस K2S3 प्लस K3S3 होता है, डिवाइड बाई H1 प्लस S2 प्लस S3। H की वैल्यू यहाँ पर सेम दे रखी है, H की वैल्यू सेम दे रखी है, तो भाई सिंपली हम निकालेंगे कैसे, H की वैल्यू सेम दे रखी है, तो K1 कितना होगा, K1 अपना 10 टू पावर -4 प्लस 10 टू पावर -3 प्लस 10 टू पावर -4 डिवाइड बाई 3, यही तो होगा। तो इसको भाई कितना होगा, 10 टू पावर -3 कॉमन लो, कॉमन लोगे 10 टू पावर -3 को, तो 10 टू पावर -1 या 10 टू पावर -4 को कॉमन लो, तो अंदर क्या हो गया 1 प्लस 10 टू पावर -3 से कॉमन लगे 10 प्लस 1 एंड 12 डिवाइड बाई नीचे क्या 3, 12 डिवाइड बाई 3 यानी 4 इंटू 10 टू पावर -4 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, ये हमारा जो क्वेश्चन हमने बार बार देख रखे हैं वही वापस रिपीट हो रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से अपने क्वेश्चन जनरली बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, परमानेंट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्ट इन सेटलमेंट, बिल्कुल सही है, तुमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट रिजल्ट इन, गलत, इंक्रीज होता है तभी तो अपना वो सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डज रिजल्ट इन सेटलमेंट ऑफ स्ट्राटा, तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही हो गया, यानी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यानी सी अपना हो गया करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है देखो, 3 लेयर सोइल सिस्टम में थिकनेस ऑफ द टॉप एंड बॉटम लेयर ईच आर हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ मिडिल, मतलब मिडिल का अगर h है तो ऊपर का h/2 है, नीचे का भी क्या हो गया h/2 हो गया। ठीक है, the coefficient of probability top and bottom layer each are double the coefficient of probability of the middle, यानी इसका अगर मान लो k है तो इधर क्या हो गया 2k, इधर पे क्या हो गया 2k। when horizontal flow occurs तो equivalent अपना probability निकालना है, horizontal flow occur करेगा तो कैसे आएगा भाई, 2k into h/2 यानी कि kh यानी 3kh डिवाइड बाई टोटल हाइट कितना हो गया h प्लस h/2 प्लस h/2 यानी 2h, 3/2 यानी 1.5k। सिंपल है बहुत ही, इतना इजी था। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्सटेंडेड लेयर ऑफ सॉइल हैज होमोजेनियस राउंडेड ग्रेन हैज 10% ऑफ द मेटल फाइनर देन 0.007, यानी अपन को यहाँ पे क्या दे रखा है, D10 दे रखा है बेसिकली। कांस्टेंट और अडॉप्टेड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी हैज अ रिकमेंडेशन एज 750, प्रोबेबिलिटी दे रखा है क्या है, द कांस्टेंट टू बी, अच्छा कांस्टेंट यानी सी की वैल्यू दे रखी है भाई, k इज इक्वल टू क्या होता था, k इज इक्वल टू आपको पता होगा, k होता था अपना CD10²। ठीक है, तो CD10² है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 750 दे रखी है, तो 750, ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होता था अपना CD10²। ठीक है ना, तो सी की वैल्यू 750 दे रखी है, D10 कितना 0.07 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो अपन का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वैल्यू आएगी इसकी 31.752। पर यहाँ पर तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो उसके आसपास में देखेंगे तो क्या हो गया, ये आएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, जो इसमें दे रखा है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ पर अपना डिलीट भी हुआ होगा बाद में, क्योंकि इसका करेक्ट अपना मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट कैपिलरी प्रेशर के बारे में देखो।
पूछा कि कौन कौन सा अपना क्या है करेक्ट है, ठीक है ना। जो पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन कैपिलरी जोन, सही बात है, पोर प्रेशर नेगेटिव होता है कैपिलरी जोन, सही बात है। वाटर इज इन टेंशन, टेंशन में होता है, सही बात है ये भी। भाई टेंशन में तो होता है कैपिलरी जोन में, जब आप पानी तो इधर रहता है पर ये ऊपर जाता है तो ये टेंशन में होता है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स, नहीं कोर्स ग्रेन सोइल में तो कैपिलरी चांसेस होने की कम है। कैपिलरी तो होता ही नहीं कोर्स ग्रेन में, तो अपने मोर कहाँ से होगा। ठीक है, तो अपना 1 और 2 अपना करेक्ट है, यानी कि ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपना, क्या है देखो, फाइन ग्रेन सोइल आर डिफिकल्ट टू ड्रेन, फाइन ग्रेन सोइल आर डिफिकल्ट टू ड्रेन। हाँ हाँ सही बात है, फाइन ग्रेन सोइल में भाई ड्रेनेज होना बहुत कम डिफिकल्ट है रेदर देन कोर्स ग्रेन में। कैपिलरी फोर्सेस एक्ट ऑन पोर प्रेशर, सीधी सी बात है भाई। भाई फाइन ग्रेन में क्या होता है, कैपिलरी फोर्स आता है, कैपिलरी फोर्स करेगा तो वो क्या करेगा, पोर वाटर पर एक्ट करेगा, तो उस वजह से अपना क्या होगा, ड्रेनेज करना डिफिकल्ट होगा। यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और ये अपना करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, यानी ए इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्या है भाई, एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में बता रखा है। ठीक है, सैंपल सैंड कितना सिलेंड्रिकल सैंपल दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, 15 सेंटीमीटर हाइट है, 160 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वाटर इज कलेक्टेड, यानी वॉल्यूम दे रखा है इन 1.75 मिनट, यानी एरिया हम निकाल लेंगे अंडर ए हेड ऑफ 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कॉन्स्ट, भाई सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले से आप सारी चीजें सोल्व कर लोगे। क्या है भाई फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पर फॉर्मूला है अपना प्रोबेबिलिटी, के इज इक्वल टू है वी, क्या होता था, वी एल अपॉन में टी रूट डेल्टा एच में कितना हाइट का डिफरेंस है इनटू ए, ये होता था अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम दे रखा है, एल दे रखा है, टी दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, ठीक है, और एरिया भी दे रखा है। एरिया नहीं दे रखा तो कैलकुलेट कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3060 मीटर पर ईयर। ईयर में पूछा है तो ईयर का आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे पूछा है देखो कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ सोइल, परमेबिलिटी ऑफ सोइल में कौन अफेक्ट नहीं करेगा। भाई अब सिंपल सी बात है, सोइल स्ट्रेंथ करेगा, सोइल का टाइप हो गया भाई, ग्रेन साइज करेगा, बिल्कुल करेगा, वर्ड रेशियो करेगा, वो तो करता है, क्यू बाई 1 + ई होता है, ग्रेन साइज CD10 स्क्वायर में D10 आता है। टेम्परेचर ऐसा है कि वो अपना परमेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो अपना टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर सॉरी, टेम्परेचर में देखो, टेम्परेचर ऐसे डायरेक्टली तो हाँ, टेम्परेचर का कोई टर्म्स नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके आंसर में टेम्परेचर नहीं दे रखा है, जो कि सही है। टेम्परेचर अपना डायरेक्टली टर्म्स नहीं आ रहा है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, के इज इक्वल टू क्या था, CD10 स्क्वायर, ठीक है, CD10 स्क्वायर ई क्यूब अपॉन 1 + ई इंटू गामा अपॉन म्यू होता था, ठीक है। तो टेम्परेचर ऐसे तो इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये म्यू को इफेक्ट करेगा टेम्परेचर, पता है ना भाई, टेम्परेचर म्यू को कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे अपना टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, तो उस वजह से ये क्या होगा, परमेबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा, पर सोइल स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं करेगा, इस वजह से अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सोइल स्ट्रेंथ, यानी बी अपना होगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये आप करेक्ट कर लेना जो मैंने अगर पहले बताया है तो। आगे देखो, लेबोरेटरी मेथड टू डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट ऑफ, लेबोरेटरी मेथड की बात चल रही है, कौन कौन से, अच्छा विच वन ऑफ फॉलोइंग आर, तो कांस्टेंट हेड है, फॉलिंग हेड है, दोनों ही तो है भाई, दोनों ही है, तो अपना बोथ 1 एंड 2, कितना सिंपल है, नाम पूछा है बस, कोई बार नाम बता दो तुम लोग, उसमें ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो यही है, नाम पूछा है तो नाम बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई, नॉन होमोजीनियस क्ले, अच्छा नॉन होमोजेनियस क्ले कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एक टेबल बना रखी है नोट्स में, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें लिख रखी है। नॉन होमोजेनियस क्ले के लिए अपने होती है 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁻⁶ के बीच में, ठीक है। तो अपना क्ले का लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, तो ये अपना लीस्ट
नॉन होमोजेनियस के लिए होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, mm पर सेकेंड सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ कोर्स ग्रेवल के लिए कितनी होती है, कोर्स ग्रेवल के लिए भाई होती है अपनी 0.1 मीटर पर सेकेंड, या अपना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा होती है कोर्स ग्रेवल के लिए, तो अपना क्या आएगा 100 mm पर सेकेंड से ज्यादा आएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपना परमेबिलिटी वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी। यूपीएससी में, ईएससी में इतने क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, और उसको हमने डिटेल में देखा, एक एक क्वेश्चन को देखा, सोल्व किया, आंसर बताया। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो आप भेजिए, टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, अदरवाइज आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारे के सारे जो हमने सॉइल मैकेनिक्स हमने पूरा पढ़ा है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे वीडियोस के लेक्चर। और उसके जो आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए क्लास नोट्स के, मेडिजी के क्लास नोट्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको हमारे मिल जाएंगे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अदरवाइज आप हमारे बायो में भी जाके वहाँ पर लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया पीवाई क्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी नेक्स्ट चैप्टर पे हम कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हम पहले सॉइल मैकेनिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना फ्लूइड इन्वायरमेंट इनको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, उनके भी हम पीवाई क्यूज पैरेलली स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पीवाई क्यू के साथ। तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, उनको भी बताइए, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, है ना। ओके, बाय।